जय हिंद दोस्तों, मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बहुत तीव्र गति से दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। चलिए दोस्त, आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ आपका द्विघात समीकरण अध्याय 4 और भाग 2 कक्षा 10 के लिए। यहाँ पर यूपी बोर्ड और यूपी बोर्ड के आधार पर जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान और मैथ सभी का संपूर्ण ज्ञान कराया जाएगा। और अभी हम लेकर चल रहे हैं अपनी गणित राजीव प्रकाशन या आपकी किसी भी प्रकाशन की है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए और उसके बाद में एक x और y के मान ज्ञात करना है। आगे देखिए कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। भूखंड की लंबाई व चौड़ाई क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। हम क्या मान लेते हैं कि सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल की लंबाई या आपके आयताकार है जो उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब लंबाई क्या है, अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है। इसका मतलब क्या है, हम लोग चौड़ाई मान लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, x मीटर मान लिया। अब आप देखेंगे कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब आयताकार भूखंड की लंबाई अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई हमने क्या माना, x और इसका हमने 2 गुना कर दिया, मतलब 2 से गुणा कर दिया। 2 गुने से 1 अधिक है, ये हमने 1 प्लस कर दिया, मतलब 1 ज्यादा है। अब आपकी लंबाई क्या आ गई, 2x और प्लस का 1। अब क्या कह रहा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आप देखेंगे कि आयताकार भूखंड है ये, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये होती है चौड़ाई और ये होती है लंबाई। ये होती है चौड़ाई और ये होती है लंबाई। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्यों, क्योंकि आयताकार कोई भी खेत है या फील्ड है, जो भी है, या बगिया है, बाग है, और जो भी क्षेत्र है वो क्या है, अगर आयताकार है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप देखेंगे, लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल
क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आपने सूत्र में देखा होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे, लंबाई का मान क्या रखेंगे, लंबाई दी है हमारे पास 2x+1। क्या करेंगे, 2x+1। अब एल और बी के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का है। अब बी हमने क्या माना है, चौड़ाई मतलब x। बी हमने क्या माना, चौड़ाई, और चौड़ाई कितनी दी है, x मीटर दी है। अब हम इनका गुणा कर देंगे और देखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, वो हमें दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। तो हम आयताकार भूखंड की जगह पर कितना लिखेंगे, 528। आगे कितना, आगे ये। अब गुणा कर देते हैं, x का पहले 2x से करेंगे, कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। आप देखेंगे और आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि x और गुणे x की गुणा क्या होती है, ये होती है x²। कैसे होती है, क्योंकि गुणे में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं। क्या होती है, घातें जुड़ती हैं। एक इसकी घात थी, एक इसकी घात, कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हम देखेंगे y और गुणे y, इनकी एक एक घात है। अगर बराबर में हम देखेंगे तो y की पावर 3 y की घात 3 हो जाएगी। इस प्रकार से अगर कोई भी पद दिए, जैसे मान लिया कि हमारे पास 2 × 2 दिया है, तो इसको 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। और 3 लिखने का मतलब है, या अगर आपके पास 4 की पावर 3 दिया है, तो इसका मतलब यह है कि 4 × 4 मतलब 3 बार इसे हम लिख सकते हैं, 4 × 4। इसी तरह अगर 100 की पावर 20 है, तो उसे हम 20 बार लिख सकते हैं, किसको, 100 को। अगर x की पावर 10 है, तो हम x को गुणे में 10 बार लिख सकते हैं, या जितनी घात हो उतनी बार लिख सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, पहले x का गुणा कर लिया 2x से, क्या हो गया, 2x²। अब ये प्लस लगाया और x का गुणा किससे कर दिया, 1 से कर दिया। ये कितना हो गया, 1x हो गया। अब हमारे पास इधर कितना दिया है, 528। अब हम क्या करेंगे, 2x² और प्लस का x और माइनस का 528, इधर क्या आ गया, 0 हो गया। आप सभी ने देखा होगा कि यदि कोई भी अंक बराबर के बाईं साइड में है और अगर वह दाईं तरफ जाता है तो अपने उल्टे चिन्ह में हो जाता है। जैसा कि 528 बराबर के बाईं तरफ प्लस में था और बराबर के दाईं तरफ माइनस में हो गया। इसी प्रकार, और अगर आप एक पद को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं तो वह अपने उल्टे चिन्ह में हो जाता है। परंतु आप अगर पूरे पक्ष को इधर से इधर करते हैं, मतलब पक्षांतर करते हैं, तो किसी भी अंक में कोई अंतर नहीं होगा। जैसा कि हम लिख लेते हैं, 2x² प्लस x माइनस का 528 बराबर 0। ये हमने क्या किया, पक्षांतर कर लिया, मतलब बाएं साइड का दाएं साइड में और दाएं साइड का बाएं साइड में। अब हम इसके क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड। और गुणनखंड पर हमने पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, आप उससे जरूर कुछ ना कुछ सीखें और उसके बाद में इस वीडियो बनाएं, क्योंकि उससे आपको बहुत ही जानकारी मिलने वाली है, आगे आपके काम आ सकती है। चलिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड। अब 528 के आप ऐसे गुणनखंड निकालिए कि घटाने पर 1 आए, और उससे पहले क्या होता है, 528 की आप 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 528 की गुणा आप 2 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 2 दूना 4 5 और 5 दूना 10। अब 1056 की गुणा आप ऐसे करें
या इनके ऐसे तोड़ निकालें या इनके ऐसे गुणनखंड निकालें कि घटाने पर 1 आए। और अगर 528 प्लस में होता तो इनके ऐसे गुणनखंड निकाले जाते कि जोड़ने पर 1 आता। बात समझ में आई होगी। चलिए हम 528 का 2 से गुणा कर देंगे और इनके गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से किया 528 आया, फिर 2 से काटा, ये आपके आगे 2 और यहाँ पर 1 बचा, 2 छक 12 और 2 चक्कू 8। फिर 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। अगर आप काट भी नहीं पाते हैं तो इससे पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाया है, विभाज्यता के नियम पढ़ा रखे हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए फिर इसे क्या करते हैं, 2 से काट लेते हैं। ये कितना आ गया 6 और 6, 2 छक 12, यहाँ पर 13 में 1 बचा, फिर आगे फिर 12 हो गया, 2 छक 12, फिर 2 से काट लेते हैं। नीचे कितना आ गया 33 आ गया, फिर 3 से काट लेते हैं, नीचे 11 आ गया और 11 से काट लेते हैं 1 आ गया। अब इनके गुणनखंड आप इस प्रकार से बनाएं कि घटाने पर 1 प्राप्त हो। चलिए हम क्या करते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूनी 16, 16 लिख लेते हैं। 11 तिया 33 और फिर इसको 2 से गुणा कर देते हैं, कितना हो गया 16 दूना 32 और 11 तिया 33। इसका मतलब यह है कि 33 और इनका सबका गुणा कर लेते हैं। 11 तिया 33 ये हो गया। अब क्या किया, इधर लिख लेते हैं, 11 और 3 लिख लिया, कितना हो गया 11 तिया 33 और इनका अलग कर लेते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। मतलब 1056 के हमने ऐसे गुणनखंड निकाले कि घटाने पर कितना आए 1 आए। तो 33 और 32 हो गया, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 33 और इनका गुणा किया तो कितना हो गया 32 हो गया। अगर हम 33 से 32 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। इस प्रकार हम 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर 33 माइनस 32 लिख लेते हैं और माइनस 528 हो गया बराबर 0। अब हमने 1 की जगह पर लिख लिया है। अब x का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 32x और माइनस 528। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों के साथ आपने क्यों लिख लिया, क्योंकि x का गुणा हम पहले 33 से करेंगे, 33x आ गया, आगे क्या है माइनस है, माइनस लगाया, फिर हमने x का गुणा 32 से किया तो क्या आ गया 32x आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें कॉमन ले लेते हैं। कितना है कॉमन, सिर्फ x कॉमन है। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों संख्याओं में हो वो क्या है कॉमन है। जैसा कि आप लाल शर्ट पहने हैं और दूसरा कोई लाल शर्ट पहने हैं तो लाल शर्ट क्या होगी आप में कॉमन होगी। क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं। हमने अभी बताया कि x स्क्वायर में क्या होता है x गुणे x, इसको लिख सकते हैं, तो ये कॉमन हो गया और यहाँ पर ये कॉमन हो गया। तो हम ये x स्क्वायर की जगह पर कितना बचा, सिर्फ x बचा और 2 को कॉमन नहीं लिया तो 2 भी बचा। अब साथ में प्लस लिख लिया, x कॉमन लिख लिया था और बचा कितना 35 बचा। अब आगे माइनस का कॉमन ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 32 कॉमन ले लेते हैं। 32 ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फिर इनका गुणा कितना है 33 और गुणे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर 16 को हम क्या करेंगे, 16 को फिर 33 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि हमें कितना आना चाहिए 33 ये भी आना चाहिए और उधर कितना बचना चाहिए 32 या कुछ भी बचे
लेकिन इसके जैसा अगले ब्रैकेट में आना चाहिए, इसलिए हम 16 कॉमन ले लेते हैं। कितना बचा? 16 दूना 32 बचा। अब आगे ये x लिख लेते हैं, माइनस का 528 में कितना होगा? 33 और गुणे 2 हो जाएगा। क्या लिख लेंगे? जैसे मान लीजिए 528 का आप गुणनखंड निकालिए तो आप में 33 गुणे कितना बचेगा? 33 गुणे 16 बचेगा। आपका कितना बचेगा? 33 यहाँ पर बचेगा, क्योंकि आपको यहाँ और यहाँ पर बराबर रखना होता है। और 16 हमने क्या ले लिया था? कॉमन ले लिया था। यहाँ पर कितना बचा था? 16 कॉमन ले लिया था, बचा कितना? 33। अब बराबर में 0 रख देते हैं। इसको और इसको एक जगह लिख लेते हैं, 2x प्लस का 33। अब आगे क्या किया? ये x लिखा और माइनस का 16 लिखा, बराबर 0। अब आप देखेंगे कि 2x और प्लस का 33 बराबर क्या हो गया? 0। इधर x माइनस 16 और बराबर 0 लिख लेंगे। दोनों को इस प्रकार तोड़ लेंगे, मतलब x माइनस 16 बराबर 0 रख लिया और 2x प्लस 35 बराबर 0 कर लिया। ये मान हमारा क्या आ गया? 2x बराबर 35। ये प्लस के थे, बराबर के दाईं तरफ माइनस में हो गए। x बराबर कितना हो गया? 33/2 हो गया। ये एक x का मान आ गया और एक मान इससे निकाल लेते हैं। ये 16 माइनस का था, बराबर के दाएं तरफ चला गया तो प्लस का हो गया। अब आप देखेंगे कि x के मान 2 हमारे आए हैं, तो दोनों को क्या हम रख दें कि चौड़ाई हमने x मानी है, तो क्या दोनों को हम रख दें? क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि क्या कोई भुजा माइनस में होती है, या आपके पास कोई जमीन होगी, या आपके पास कोई खेत होगा, तो या फिर होगा ही नहीं, मतलब जीरो होगा। और फिर माइनस में कैसे हो जाएगा? कोई भुजा क्या माइनस में हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। या फिर होगी नहीं, होगी का मतलब 0 होगा, तो हम प्लस वाली को मान लेंगे। इस प्रकार हमारे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आ गया 528 और चौड़ाई क्या हमने माना था? ये आपकी माना था x, और x की जगह पर कितना आ गया? 16। इस प्रकार भूखंड की चौड़ाई आ गई 16 और लंबाई क्या थी? 2x प्लस का 1। 2 की जगह पर 2, x की जगह पर 16 और प्लस 1 लिख लिया। 16 दूना 32 और प्लस का 1 बराबर कितना आ गया? 35। इस प्रकार से लंबाई आपकी आ जाएगी 33 मीटर और चौड़ाई आपकी आ जाएगी 16 मीटर। इस प्रकार से बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम 2 का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं पूर्णांक। सबसे पहले कि माना दूसरा नंबर क्वेश्चन है, माना पूर्णांक। पहला जैसे पूर्णांक है x, दूसरा होगा x प्लस 1, तीसरा होगा x प्लस 2, तीसरा अगला होगा x प्लस 3, अगला क्या होगा? x प्लस 4। आप कोई 2 क्रमागत जो है पूर्णांक मान सकते हैं, जैसा हमने पहले वाले 2 मान लिए।
क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, जैसा कि हम पहला ही मान लेते हैं x और गुणे x प्लस 1 कितना है 306, इनका गुणनफल कितना है 306 है। अब इसी को हम लोग हल कर लेते हैं, आपके x के मान प्राप्त हो जाएंगे और उनको क्या करना है प्लस वाले को हम x का मान मान लेंगे और फिर दूसरा जो है पूर्णांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, x का गुणा x से करेंगे, x स्क्वायर हो गया। अब x का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो गया 1x हो गया, बराबर कितना है 306 है। अब 306 को बराबर के बाईं तरफ लाएंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 306 बराबर 0। ये अब आपके पास समीकरण आ गया। अब इसे हम बहुत आसानी से गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करके और पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इनके हम गुणनखंड कर लेते हैं। 306 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर 1 आए। कर लीजिए 306 के ऐसे गुणनखंड करें कि घटाने पर कितना आए, घटाने पर 1 आए। 2 से काटिए 153, 3 से काटिए 51, फिर 3 से काटिए 17 आ गया, फिर 17 से काटिए। अब ऐसे गुणनखंड बनाए कि घटाने पर 1 आए, कितना आए घटाने पर 1 आए। इनका गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6 और 6 तिया 18, मतलब 18 और 17 कर लीजिए। 18 17 का गुणनफल कितना आएगा 306 आ जाएगा और घटाने पर 1 आ जाएगा। हम क्या करते हैं, पहले जैसा x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर x का गुणांक कितना है 1 है, तो 1 की जगह पर हम 18 माइनस 17 लिख लेते हैं, 18 माइनस 17 और फिर x लिख लेते हैं माइनस 306। अब हम क्या करते हैं, x की गुणा दोनों में कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस का 18x और माइनस का 17x और माइनस का 306। अब इनमें कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, फिर यहाँ पर कितना बचेगा x और प्लस का 18। अब आगे माइनस का कॉमन ले लेंगे 17, बचेगा कितना x प्लस का 18 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इनको क्या करेंगे, एक में लिख लेंगे x प्लस 18, अगला क्या हो जाएगा x और माइनस का 17 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं, उसी प्रकार इसके बराबर में 0 रख लेते हैं, इसके बराबर में 0 रख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा x प्लस का 18 बराबर 0, इधर x माइनस का 17 और बराबर 0। अब क्या करेंगे, x बराबर माइनस का 18 हो गया, क्योंकि बराबर के बाईं तरफ प्लस में था और बराबर के दाएं तरफ गया तो माइनस में हो गया। ये क्या होगा, ये माइनस पहले से, अब क्या हो जाएगा प्लस का 17 हो जाएगा। अब प्रथम पूर्णांक क्या हो गया, प्रथम पूर्णांक हो गया आपका, प्रथम पूर्णांक हमने माना था x, तो x का मान कितना आ गया आपका 17 आ गया। अगर हम द्वितीय पूर्णांक ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, द्वितीय पूर्णांक x प्लस का 1, मतलब कि x की जगह पर 17 और प्लस का 1 मतलब कि 17 1 18 हो गया। इस प्रकार आप किसी भी पूर्णांक के मान ज्ञात कर सकते हैं। आप अगर दूसरा तीसरा लेते तब भी आंसर इतना ही आता, तीसरा चौथा लेते, चौथा पांचवा लेते। इस प्रकार आप किन्हीं दो पूर्णांकों को क्रमागत ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप x ले लें और फिर x प्लस 2 ले लें,
ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है दो क्रमागत, मतलब जो क्रम से जो आ रहे हैं। जैसा कि आप ये और ये ले सकते हैं, ये और ये ले सकते हैं, ये और ये ले सकते हैं, मतलब क्रम से ले सकते हैं दो, कोई भी ले लें, उसमें आपका पहला पूर्णांक 17 आ जाएगा और दूसरा पूर्णांक 18 आ जाएगा। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से x के दोनों मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मतलब कि रोहन जो है अपनी माता से 26 वर्ष छोटा है। मतलब रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे पहला, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन हम ज्ञात करते हैं। पहले रोहन की आयु ज्ञात कर लीजिए। माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु 100 वर्ष है। जाहिर सी बात है, इसमें कह रहा है रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब हम कहेंगे रोहन की माँ की आयु, जब रोहन जो है 10 वर्ष का है और उसकी माँ कितने वर्ष की हो जाएगी? आप 10 में क्या करेंगे, 26 जोड़ देंगे, क्योंकि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। और अगर हमने मान लिया है कि रोहन की आयु जो है 100 वर्ष है, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? मतलब 26 वर्ष क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? अगर रोहन 10 वर्ष का है, हम बोलेंगे रोहन 10 वर्ष का है, तो रोहन की माँ कितने वर्ष की होंगी? मतलब आप 26 जोड़ देंगे, मतलब 36 हो जाएगा। कैसे 36 कैसे हुआ कि 10 वर्ष 26 वर्ष में जोड़ दिया? क्योंकि रोहन की माँ जो है वो 26 वर्ष बड़ी है। तो हमने रोहन की आयु मान ली 100 वर्ष, और रोहन की माँ की आयु क्या किया, उसमें 26 वर्ष जोड़ दिया। ये थी वर्तमान आयु। ये कौन थी? ये वर्तमान आयु थी। अब आप देखेंगे कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब आप बताएंगे 3 वर्ष बाद का मतलब रोहन की आयु x प्लस 3। अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि आप इस समय 10 वर्ष के हैं, तो 3 वर्ष के बाद आप कितने वर्ष के हो जाएंगे? 13 वर्ष के हो जाएंगे। जाहिर सी बात है। तो वो 13 वर्ष कैसे आया? जैसे मान लीजिए इस समय में 25 वर्ष का हूँ और हम कहें कि 3 वर्ष के बाद हम कितने बड़े हो जाएंगे? आप कहेंगे सर 28 वर्ष के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने वर्तमान आयु में 3 वर्ष जोड़ दिया है। तो इस प्रकार अगर रोहन इस समय 100 वर्ष का है, तो 3 वर्ष के बाद कितने वर्ष का हो जाएगा? तो 3 वर्ष जोड़ देंगे। अब इसी प्रकार रोहन की माँ की आयु ज्ञात करेंगे। रोहन की माँ की आयु, अब आप कहेंगे कि वो 3 वर्ष क्यों बड़ी हो जाएंगी? वो भी 3 वर्ष बड़ी होंगी। क्या आप बढ़ेंगे तो मतलब उनकी आयु नहीं बढ़ेगी? जब आपकी आयु बढ़ेगी तो उनकी आयु नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार आप
x प्लस 26 में 3 वर्ष जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा x प्लस 29। ये हो गई रोहन की माँ की आयु। अब ये कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी जो है उनके दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो हम दोनों की आयु का गुणनफल कर देते हैं, कितना, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार x प्लस 3 और x प्लस 29, इनका क्या कर दिया, गुणनफल कर दिया, बराबर में कितना कर दिया, 360। अब इसमें कह रहा था कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, पहले हमने 3 वर्ष पश्चात की आयु निकाल ली और दोनों का गुणा कर दिया और बराबर में 360 कर दिया। अब इसी को हम हल कर लेते हैं और x का मान प्राप्त कर लेते हैं। रोहन की आयु आ जाएगी, उसमें आप 26 वर्ष जोड़ देंगे तो रोहन की माँ की आयु प्राप्त हो जाएगी। चलिए इससे करते हैं। सबसे पहले x की गुणा हम x से करते हैं, कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर x की गुणा हम 29 से करते हैं, कितना हो जाएगा, 29x हो जाएगा। फिर हम 3 की गुणा x से करेंगे, प्लस का 3x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 की गुणा 29 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 3 27, 3 दूना 6 और 2 8, 87 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बराबर में 360 कर देंगे। इनको हम हल कर लेते हैं, x², ये जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, 32x हो गया, प्लस का 87 और माइनस का 360 बराबर 0 हो गया। ये 360 बराबर के दाएं तरफ था, अब क्या हो गया, बराबर के बाईं तरफ और अपने व्युत्क्रम या विलोम चिन्ह में आ गया। अब क्या करेंगे, इनका अंतर कर लेंगे, 360 से 87 माइनस कर दीजिए, इधर हो गया x² प्लस का 32x और आगे यहाँ पर जो है माइनस की संख्या बढ़ी है, इसलिए माइनस का प्राप्त होगा। 10 से 7 गया, 3 बचा, फिर यहाँ पर 15 से 8 गया, 7 बचा और यहाँ पर 2 बचा, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर हम 273 के ऐसे गुणनखंड कर लेते हैं कि घटाने पर 32 आए। क्या करते हैं, 273 के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि घटाने पर कितना आए, 32 आए। 273 हो गया, इसको हम 3 से विभाजित करते हैं, 3 नाम 27, 3 एकम 3, फिर 3 से काटा, कितना हो गया, 3 से नहीं कटेगा, 7 से काट लीजिए, 13 सत्ती 91, 7 तिया 21, मतलब 21 गुणे 13 कर लीजिए, 21 गुणे 13 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, वो नहीं आएगा। क्या करेंगे, 13 तिया 39 कर लेंगे, 39 गुणे 7, क्या आप 39 से 7 घटा देंगे तो क्या 32 प्राप्त हो जाएगा, आप कहेंगे सब बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, x² प्लस 32 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 39 और माइनस का 7, कितना हो गया, माइनस का 7 और x की जगह पर x माइनस का 273 और बराबर में क्या आ गया, 0। अब हम क्या करते हैं, x का गुणा दोनों में कर देते हैं, x² प्लस का 39x और माइनस का 7x और माइनस का 273 बराबर 0। अब इसमें हम ये कॉमन ले लेते हैं, x बचेगा कितना, x प्लस 39, माइनस का कॉमन का कितना लेंगे, 7 ले लेंगे, क्या बचा, x प्लस 39 बचा। अब आगे 0, इनको हम 1 में लिख लेंगे, x प्लस 39 और यहाँ पर x माइनस का 7 बराबर 0। उसी तरह हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी हल किया है। अब देखेंगे कि कितना है,
बीच में लाइन खींचेंगे, x प्लस 39, x प्लस 39 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0। ये क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 39। अब जैसे हमने माना था x रोहन की आयु, क्या आप मान सकते हैं कि किसी की आयु माइनस में हो सकती है? आप कहेंगे सर हो सकती है, क्या पता 39 मतलब जीवन मतलब किसी भी बच्चे का जन्म होने से पहले 39 साल पहले रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। चलिए हम यहाँ पर x का मान ज्ञात कर लेते हैं, प्लस का 7 आ गया 7 वर्ष। तो आप ये ज्ञात करेंगे कि रोहन की आयु क्या होगी, रोहन की आयु क्या होगी, रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। आप बोलेंगे 7 वर्ष होगी, क्योंकि x का मान 7 आ गया और x हमने माना था रोहन की आयु। और अगर इसकी माँ की आयु पूछें तो माँ की आयु होगी, माँ की आयु होगी x प्लस 26। x का मान 7 रखा और 26 रख लिया, 7 6 13 और ये होगी 33। इसका मतलब इसकी माँ की आयु कितनी होगी, 33 वर्ष और रोहन की आयु होगी 7 वर्ष। चलिए आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको बहुत ही समझ में आया होगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। और गाड़ी की, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और ये भी सुना होगा, समय बराबर, समय बराबर दूरी बटा चाल। यही सूत्र हम जो है इस क्वेश्चन में प्रयोग करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। आप अगर इसको मान रहे हैं रेलगाड़ी की चाल तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल कम होती तो वह कितनी दूर जल्दी पहुंच जाता, 3 घंटा जल्दी पहुंच जाता। लेकिन इसकी क्या है, रेलगाड़ी की चाल पहले कितनी थी और 8 घंटा कम कर दिया इसने, तब कितनी होगी आप देखेंगे। माना 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 का चौथा, माना रेलगाड़ी की, रेलगाड़ी की, रेलगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमें दूरी कितनी दे रखी है, 480 दे रखी है, तो हम समय बराबर लिखेंगे दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब हम क्या करते हैं, और दूरी बटा चाल लिख लेते हैं। ये कह रहा है 480 बटा क्या कर देते हैं, 100 - 8 और बराबर दूरी बटा चाल। 480 बटा 100 प्लस का
3। कितने घंटे ले लेती है? 3 घंटे अधिक ले लेती है। इसका मतलब यह है कि अगर चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में वह 20 किलोमीटर चलती है। और अगर उससे 8 कम कर दिया आपने तो इसका मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर ही चल पाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वह जो है इस दूरी में चलती है x किलोमीटर प्रति घंटा तो वह जल्दी पहुंच जाती है। और अगर उसने क्या किया होता, अगर उसने x - 8 मतलब कि अपनी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर दिया होता तो वह 3 घंटे अधिक में पहुंच जाती। इसका मतलब क्या है? 3 घंटे अधिक मतलब 3 को प्लस में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बात क्लियर कर लेते हैं कि आपने सर 480/x - 8 क्यों लिख लिया, 480/x क्यों लिख लिया और प्लस का 3 क्यों लिख लिया? हम बोलेंगे दूरी बटा चाल होता है तो इस चाल को इधर लिख लिया और इस चाल को इधर लिख लिया। अब इसका मतलब यह है कि अगर x किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो उसको 3 घंटे कम लगते हैं। बात समझ में आई होगी, उसको 3 घंटे कम लगते हैं। अगर इस चाल को चलती है तो उसको 3 घंटे अधिक लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, 480/x - 8 करेंगे और -480/x करेंगे और बराबर के इधर बचेगा 3। इसी को आप हल कर लीजिए, x का गुणा कर लीजिए 480x और बटा इसका गुणा इसमें भी करेंगे, कितना x² - 8 और x माइनस का आप इसका गुणा इधर से करेंगे। पहले x का 480 से करेंगे, कितना हो गया 480 और -8 का फिर इससे करेंगे, 8 0 0 8 64 के 4 8 से 6 8 से को 32 और 6 कितना हो गया 38 हो गया। इसके नीचे कितना बचा x² - 8x और बराबर में क्या बचा 3 बचा, बराबर में 3 पहले से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे 480x और माइनस ये अंदर घुसेड़ेंगे और नीचे क्या करेंगे एक बार करेंगे x² - 8x। अब क्या करेंगे माइनस अंदर प्रवेश करेंगे 480 बचेगा और माइनस प्लस हो गया और 30 इसके साथ दोस्त x रहेगा क्योंकि x हम भूल गए थे, x रहेगा प्लस का 3 38 140 और बराबर में रहेगा 3। अब ये माइनस का है ये प्लस का कट गया, कितना बचा 3840 और बराबर में ये उधर को गया और 3 के गुणे में हो गया x² - 8x। अब 3 से क्या इसे काटें या अभी ना काटें, इसे लिखा रहने दें, क्या हो गया x² - 8x इधर हो गया 3840 और बटे का 3 आ गया तो 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 3 दूना 6 2 बचा, 3 8 24 और 0 उतार लिया, कितना हो गया 1280 बराबर x² - 8x। अब हम क्या करते हैं दोस्त, अब इसको हम हल कर लेते हैं। इधर 0 बचा, इधर क्या बचा x² - 8x और ये प्लस का था बराबर के इधर गया माइनस में हो गया कितना 1280। पक्षांतर कर लेंगे x² - 8x और माइनस का 1280 बराबर 0। पक्षांतर कर लिए इधर का इधर और इधर का उधर। उसी प्रकार से आप इनके हर जैसे पहले गुणनखंड करते थे उसी प्रकार से हम अब इनके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, गुणनखंड करेंगे।
और गुणनखंड 1280 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 8 आए। क्या कर लेते हैं, 1280 के गुणनखंड कर लेते हैं। 10 से काट दो 12, 8, 2 से काट दो 6, 4। ऐसे करेंगे कि घटाने पर कितना आए, 8 आए। फिर 2 से काट देंगे 32 दूना 64। अब क्या हो गया, 10 दूना 20, 20 दूना 40, मतलब 40 गुणे 32 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1280 आ जाएगा। और 40 से 32 निकाल लेंगे तो 8 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह हम क्या लिखेंगे, 40 माइनस 32, और x लिखेंगे माइनस का 1280 बराबर 0। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर हम 40 से 32 निकाल दें फिर भी कितना बचेगा, 8x बचेगा। 8 बचेगा, x तो बाहर ही है। अब क्या करेंगे, x का दोनों से गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर। अब माइनस जो है अंदर प्रवेश होगा तो दोनों के चिन्ह को बदलेंगे। जैसे 40 प्लस का है माइनस का कर दिया, x दोनों के साथ लिख लेंगे। और ये माइनस का था प्लस का कर दिया 32, आगे x माइनस का 1280 और बराबर में 0 हो गया। क्या हो गया, 0। इनमें कॉमन ले लेंगे, x बचा कितना, x बचा माइनस का 40। अब प्लस का कॉमन लेंगे, कितना 32 ले लेंगे, कितना बचा, x माइनस का 40 बचा, आगे 0। इनको एक में लिख लेंगे, x माइनस 40, आगे क्या बचा, x प्लस 32 बचा और बराबर में 0। अब हम दोस्त क्या करेंगे, इनके बराबर में 0, इसके पूरे बराबर में 0। x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर कितना हुआ, प्लस का 40, मतलब x का मान आ गया यहाँ पर, और x प्लस का 32 बराबर 0, x का मान माइनस का 32। इस प्रकार क्या आ जाएगा, x के मान 2 प्राप्त हो जाएंगे। अब हम माइनस में चाप तो हो नहीं सकती है, जो गाड़ी चलेगी क्या उल्टा चलेगी क्या, ऐसे तो जो है अपना जो है या तो चलेगी ही नहीं तो मतलब 0 प्रति घंटा चाल होगी, और अगर चलेगी तो कुछ 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा तो चलेगी, मतलब माइनस में नहीं, कुल मिलाकर माइनस में चाल नहीं आ सकती है। इसका मतलब क्या हो गया, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल क्या थी, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्या थी, प्रति घंटा थी। दोस्त आशा करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। और दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।